किसी बच्चे ने आज दुआ तो नहीं की कि मेरा प्रोजेक्टर कनेक्ट ना हो? पहले ये लग जाएगा, बाकी बातें बाद में। अफनान की याद क्यों आ रही है? वहां पे एच डी एम आई आ रहा है या वीजीए आ रहा है? अली भाई, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो वीजीए आ रहा है ना। तो उसको एच डी एम आई पे लाना पड़ेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। ये बताइए सेटिंग किसने खराब करनी है? एक सेकंड, थोड़ी सी आ गई तो बात है छोटी, तो मुझे टेंशन ना पड़ेगा। एक से सोर्स भी ज्यादा है ना, सोर्स। अच्छा, एच डी एम आई ये मुझे लगता है आपको हो जाएगा। मुझे किसी ने चेंज कर दिया था। ये हो सकता है किसी बच्चे ने किया, उनकी क्लास जो है वो हो ही ना सके। अच्छा, पावर तक हमने कर लिया था, हम कर रहे बेस यूनिट्स। अच्छा, नंबर 8 था पावर, नंबर 9 लिखो। नंबर 9 इज, अच्छा जो मेरे पास रूट्स के बच्चे हैं, हमने जो पहला टॉपिक था ना बेस यूनिट्स, वो क्लास में नहीं किया था, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पावर तक कर लिया, कि किस तक कर लिया? पावर तक। नंबर 9 पे आ जाओ, ये वाले नोट्स में भेज दूंगा। और कल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स आज से शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, पावर के बाद नंबर 9 पे लिखो, पावर के बाद नंबर 9। नंबर 9 पे लिखो जी, हुक्स कांस्टेंट। बेटा नंबर 9 पे लिखो हुक्स कांस्टेंट। अच्छा, अब आना तो चाहिए, लैग आ रहा है, एक सेकंड सही करते हैं इसको। आज किसी बच्चे की ना बददुआ लगी हुई है, कोई शदीद किस्म का काली जबान वाला बच्चा है, पता नहीं कौन है, कोई है। मैं तुम्हारी तरफ देख के बात नहीं करता, वरना तुम लोग दिल पे लोगे। एक मसला हो सकता है। सर आमिर की क्लास में नेट ठीक आ रहा था, चलो मेरी में भी ठीक आना चाहिए। बच्चों हुक्स कांस्टेंट, हाँ जी आ गया। अब अगर लैग आया तो देखेंगे। हुक्स कांस्टेंट को पहले तो डिफाइन करते हैं, आपने ओ लेवल में इसको सीखा हुआ है। हुक्स कांस्टेंट रेशो ऑफ इज रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन। हुक्स कांस्टेंट इज रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन। हुक्स कांस्टेंट का सिंबल क्या होगा? लिखें, सिंबल फॉर हुक्स कांस्टेंट इज कैपिटल के। हुक्स कांस्टेंट का यूनिट होगा, अच्छा ये मैंने ब्लैक कलर इसलिए कर लिया कि आपकी आईज पे ज्यादा इफेक्ट ना हो। आई थिंक इट्स गुड, ठीक है ना? अच्छा, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर भी चलेगा, और न्यूटन पर सेंटीमीटर भी चलेगा, और समटाइम्स न्यूटन पर मिलीमीटर भी हम यूज करते हैं, लेकिन आप जनरली न्यूटन पर मीटर लिखेंगे। ये किसका यूनिट हो गया? हुक्स कांस्टेंट का। अच्छा, अब आपने प्रूव क्या करना है, लिखो, शो दैट शो दैट यूनिट ऑफ हुक्स कांस्टेंट, चेयर ले लो उधर से। अच्छा, शो दैट यूनिट ऑफ हुक्स कांस्टेंट इज किलोग्राम इज किलोग्राम सेकेंड पावर -2। यहां पे बेस यूनिट लिख दो, ये बेस का वर्ड ऐड कर दो।
शो दैट बेस यूनिट ऑफ हुक्स कांस्टेंट इज किलोग्राम सेकंड पावर -2। रेहान यहां आ जाओ। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, बेस यूनिट की अगर मैं आपको लिस्ट बनाने को कहूं जल्दी से, तो आप मुझे जरा बेस यूनिट की लिस्ट बना के दें फटाफट। लिखें बेस यूनिट्स, कौन कौन सी बेस यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले लिखें किलोग्राम, उसके बाद लिखें मीटर, उसके बाद लिखें सेकंड। किलोग्राम, मीटर, सेकंड। उसके बाद लिखें जी आप केल्विन। कितने हो गए? 1 2 3 4, इन टोटल वी हैव सिक्स बेस यूनिट्स हैं। केल्विन के बाद लिखो मोल, मोल को MOL लिखते हैं, और उसके बाद आखिरी लिखो एम्पेयर। दीज सिक्स आर द बेस यूनिट्स। अच्छा, जब भी आपसे कहे ना कि राइट बेस यूनिट्स, उसका मतलब होता है, फिर से फंस गया है। ये आज बारिश हुई है ना, इस वजह से। पेयर। अच्छा बच्चों, जब भी कहेंगे राइट बेस यूनिट्स, तो आपने किसी भी यूनिट को इन 5 यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना है, 6 यूनिट्स में। कौन कौन से हो गए? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल और एम्पेयर। जब क्वेश्चन हो ना कि बेस यूनिट्स लिखो, तो न्यूटन नहीं चलेगा, एम्पेयर चलेगा, इन 6 में से चलेंगे। जूल नहीं चलेगा, वॉट भी नहीं चलेगा। बेस यूनिट लिखने का कहेंगे तो ये वाले लिखने होते हैं। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि हुक्स कांस्टेंट का बेस यूनिट होगा किलोग्राम सेकंड पावर -1। जिस भी चीज का आपको बेस यूनिट चाहिए, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, जल्दी से लिखो हुक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला फटाफट। हुक्स कांस्टेंट इज, अली भाई जरा नेट का चेक करें ना, नेट का क्या मसला हो रहा है। ये तो आज की क्लास हमारी खराब हो जाएगी। बच्चों, हमारी एकेडमी में थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है, तो आज की क्लास थोड़ी सी खराब खराब चलेगी। बेटा एक सेकेंड। कल से मैं ऑल्टरनेट इंटरनेट रखूंगा बच्चों, कल से मैं ऑल्टरनेट इंटरनेट रखूंगा। नहीं नहीं, वो होगा। ठीक। अच्छा बच्चों, हुक्स कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट इज, मैं ऑल्टरनेट जो कह रहा हूँ वो एथरनेट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 2 3 केबल्स एक्स्ट्रा रखूंगा कल से। अच्छा, हुक्स कांस्टेंट इज फोर्स, इसके साथ डिवाइस लगा दूंगा ना, वाईफाई में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, फोर्स ओवर, नहीं वो मल्टीपल सोर्सेज है ना, एक सोर्स लगा हुआ है। ये जो तार आ रही है दूसरे सोर्स है। एकेडमी के बहुत सारे इंटरनेट है ना, तो कल से मैं पहले आके ये कर दूंगा। अच्छा, फोर्स ओवर एक्सटेंशन, ये हो गया हुक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, फोर्स ओवर एक्सटेंशन। अब फोर्स की जगह लिख दो MA, और एक्सटेंशन की जगह लिख दो E। अब इसके यूनिट्स को सिंप्लीफाई करो, M की जगह पे क्या आ जाएगा? M की जगह पे आ जाएगा kg, A की जगह पे आ जाएगा मीटर सेकंड -2, और E की जगह पे आ जाएगा मीटर। अब ठीक चल रहा है। मीटर और मीटर जाएगा कट, मीटर और मीटर जाएगा कट, पीछे क्या रह गया? किलोग्राम सेकंड -2। डन। ये किसका हो गया? हुक्स कांस्टेंट का। डन विद हुक्स कांस्टेंट। आगे चलते हैं बच्चों, हुक्स कांस्टेंट हो गया। नंबर 9 था, नंबर 10 लिखो। नंबर 10, बाकी के 8 मैं आपको भेज दूंगा। नंबर 8 पे लिखो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या बला होती है? आपके सिलेबस में है, लेकिन होता क्या है? स्ट्रेन को डिफाइन कर लो पहले। स्ट्रेन की डेफिनेशन होगी, रेशो इट इज रेशो ऑफ
extension, ratio of extension to original length. So when you extend something, extension over original length is the strain. तो strain की equation लिखो. Strain is equal to, अभी के लिए हो गया ठीक, लिखेंगे सिंबल, थोड़े टाइम में लिखेंगे. Strain is extension. एक काम करेंगे, इसका एक बैकअप बना लेंगे नेट का, इंटरनेट का. अच्छा, स्ट्रेन इज एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ. अच्छा, अब स्ट्रेन का सिंबल क्या होगा? लिखो, सिंबल फॉर स्ट्रेन इज ग्रीक अल्फाबेट. सिंबल फॉर स्ट्रेन इज ग्रीक अल्फाबेट, इज ग्रीक अल्फाबेट. उसको यूं लिखते हैं और इसको पढ़ते क्या है? दिस इज इप्साइलॉन. क्या रीड करते हैं इसको बेटा? इप्साइलॉन. तो स्ट्रेन का सिंबल होता है ग्रीक अल्फाबेट इप्साइलॉन. अगली बात बताएं, एक्सटेंशन का यूनिट क्या होगा? एक्सटेंशन का यूनिट होगा मीटर, और ओरिजिनल लेंथ का मीटर यूनिट क्या होगा? मीटर. तो मुझे बताएं फिर स्ट्रेन का यूनिट होगा या नहीं होगा? बेटा सोच लो, मीटर और मीटर कट नहीं जाएंगे. देखो, एक्सटेंशन का भी मीटर, लेंथ का भी मीटर, जब डिवाइड करोगे तो रेट क्या हो जाएंगे? यूनिट कट जाएंगे ना. तो इसमें लिखो कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट और बेस यूनिट. स्ट्रेन, हिबा बेटा, स्ट्रेन का जो यूनिट है वो कट जाता है. आगे समझ, न्यूमरेटर भी वही, डिनोमिनेटर भी वही. तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट और बेस यूनिट since it is ratio of same quantities. बात समझ आ गई? तो स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सटेंशन का भी वही यूनिट, ओरिजिनल लेंथ का भी वही यूनिट. कॉपी हो गया? नंबर 11 पे लिखो. नंबर 11 इज स्ट्रेस. स्ट्रेस, जी जी बेटा, स्ट्रेस. अच्छा, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? लिखें, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर, वर्ड्स में लिखो, स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया. अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, ये तो प्रेशर था, तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? बेसिकली प्रेशर इज एक्सटर्नल, स्ट्रेस इज इंटरनल. आप इसको यूं समझो, अगर किसी बंदे के सर पे हम एक वेट रख दें तो उस बंदे के अंदर जो कंप्रेशन डिवेलप होगा, तो उस कंप्रेशन को यूज करके अगर हम फोर्स ओवर एरिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेस मिलेगा. और अगर हम उस वेट को यूज करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा. मैं थोड़ा और आसान करके बनाता हूं. फर्ज करें आपके पास ये एक बॉक्स है जो रबर का बना हुआ है. इस बात को समझना है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है रबर का. इसके ऊपर हम एक और स्टील का बॉक्स रख देते हैं. बात को समझना है अच्छी तरह. इसके ऊपर हमने किस चीज का बॉक्स रख दिया? ये वाला स्टील का बॉक्स. मेरा आपसे एक क्वेश्चन, ये स्टील का बॉक्स उसको कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? कंप्रेस करेगा ना. अच्छा, जब उसको कंप्रेस करेगा तो उसके अंदर एक फोर्स, कंप्रेसिंग फोर्स डिवेलप होगी. तो रबर के अंदर एक फोर्स डिवेलप होगी एफ. अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है. अगर आप स्टील के वेट को यूज करेंगे, लिखें, वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट. किसका और किसका? स्टील और रबर का. तो ये आपको बताएगा प्रेशर. ये आपको क्या बताएगा? प्रेशर. बात को समझ लो, आपने स्टील का ऑब्जेक्ट उठा के एक रबर के ऑब्जेक्ट पे रख दिया, वो क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा. ये सुन लो, करेगा कंप्रेस ना. तो अगर आप स्टील का वेट यूज करेंगे, स्टील का वेट इज द एक्सटर्नल फोर्स, स्टील का वेट इज द एक्सटर्नल फोर्स. और रबर के अंदर जो कंप्रेशन बिल्ड होगा वो क्या होगी? दैट इज द इंटरनल फोर्स. तो अगर आप एफ ओवर
क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रबर यूज करेंगे तो वो होगा, वो स्ट्रेस होगा। फर्क समझ लो बेटा, ये बात समझ। देखें, फर्ज करें हमने कोई रबर का रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें हम कोई बॉल रख देते हैं, वेट रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं, कंप्रेशन कॉज होगा ना। जब कंप्रेशन कॉज होगा तो हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट लें और एरिया ऑफ कांटेक्ट लें तो हमें प्रेशर मिलेगा, और अगर हम उस रबर के ऑब्जेक्ट के विद इन जो फोर्स बिल्ड हो रही है वो लें और रबर का एरिया लें तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। अच्छा फर्ज करें अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, छत के साथ हैंग हो रहा है, तो बेटा एग्जांपल है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर उसने अपनी गर्दन पे रस्सी बांधी है तो उसके पूरे बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस बिल्ड होगा, उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक टेंशन बिल्ड होगी, उसके गर्दन के अंदर डिफरेंट स्ट्रेस होगा, उसकी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेस होगा। अब मुझे ये बताएं, जब कोई बंदा सुसाइड करेगा, हैंग होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर टेंशन डिवेल्प होगी या पुश डिवेल्प होगा? द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ पुल और अ पुश, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ पुल। बॉडी के अंदर एक पुल डिवेल्प होगा। अगर हम बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के क्रॉस सेक्शन को उस पोल पे डिवाइड करते जाएं तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगी। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां पे होगी, गर्दन में। कहां पे होगी, गर्दन में। सो स्ट्रेस होती है इंटरनल और प्रेशर होता है एक्सटर्नल। बात समझ आ गई? स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल, प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल। अच्छा, अब स्ट्रेस का सिंबल क्या होगा, लिखे सिंबल फॉर स्ट्रेस, सिंबल फॉर स्ट्रेस is again Greek alphabet, is Greek alphabet। उसको लिखते हैं इस तरह से, और पढ़ते क्या है, उसको लिखते हैं इस तरह से और इसको रीड करते हैं, दिस इज स्मॉलर सिग्मा। बेटा ग्रीक लैंग्वेज में स्मॉलर और कैपिटल दोनों लेटर होते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में अगर आप सिक्स की तरह लिखो तो वो सिग्मा होता है। ये देखो, अगर आप यूं लिखेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज स्मॉलर सिग्मा, सिग्मा इज ग्रीक अल्फाबेट। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज में कैपिटल लेटर भी होते हैं, कैपिटल सिग्मा कैसे होता है, दिस इज कैपिटल सिग्मा, लेकिन स्ट्रेस के लिए हम स्मॉलर यूज करते हैं। तो ग्रीक में भी कैपिटल और स्मॉल अल्फा लिख दिया। अच्छा, अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा और बेस यूनिट क्या होगा? अगर फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी सेम होगा। देखो, स्ट्रेस है सेम यूनिट एंड बेस यूनिट, स्ट्रेस हैज सेम यूनिट सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? एंड बेस यूनिट एज प्रेशर। वजह बताओ, बिकॉज फॉर्मूला सेम है। स्ट्रेस का यूनिट भी सर, वही होगा, बेस यूनिट भी वही होगा जो प्रेशर का था। और प्रेशर के साथ डिफरेंस समझ आ गया, प्रेशर एक्सटर्नल, स्ट्रेस इंटरनल। अच्छा लिखो, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। मोहम्मद, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा मोहिब? यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी पैस्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट होगा पैस्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे लिखो बेस यूनिट, स्ट्रेस का बेस यूनिट क्या होगा? बेस यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। ठीक, अगर इसकी डेरिवेशन करने को कहें तो यू विल टेक 2 स्टेप्स। अगर इस बेस यूनिट की डेरिवेशन करने को कहें तो स्ट्रेस के बेस यूनिट की डेरिवेशन लिखें, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की जगह MA ओवर एरिया, किलोग्राम, M का क्या हो गया, किलोग्राम ना, और एक्सलेरेशन का क्या हो गया, मीटर सेकेंड, -2, और डिवाइड किससे होगा, मीटर के स्क्वायर से। अगर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, बच्चों एक सेकंड जरा मैं एक डिवाइस कनेक्ट कर लूं ऑनलाइन पे। हाँ जी, इसको करो सिंप्लीफाई जल्दी से। हाँ जी बच्चों, करो सिंप्लीफाई जल्दी। एरिया तो डिपेंड करेगा। नहीं, एरिया तो एरिया ही होगा बेटा, एरिया कोई भी हो, यूनिट। हाँ हाँ, लेकिन यूनिट तो सेम रहेगा। किसी भी एरिया का सरफेस एरिया,
ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी एरिया होगा बेटा, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, कोई भी एरिया हो। समझ आ गई बात? हाँ जी, क्या बन गया आंसर? मिल गया आंसर? हाँ जी, किलोग्राम मीटर -1 और सेकंड -2। तो ये बेटा हमारे पास बन गया किसका? स्ट्रेस का। किलोग्राम मीटर पावर -1, सेकंड पावर -2। डन हो गया। अच्छा, अब स्ट्रेस हमने कर लिया, अब लिखो नंबर। स्ट्रेस कौन सा नंबर था? 11। अब नंबर 12 लिखो। आपके A1 में टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? दे आर 25। तो A1 के पूरे सिलेबस में हम टोटल 25 चीजें पढ़ते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सब कुछ। तो अभी हम 12 पे पहुंच चुके हैं। 12 पे लिखें यंग मॉडुलस। यंग एक बंदे का नाम था और उसने एक कांस्टेंट डिफाइन किया था। बेसिकली अगर मैं इसका यूनिट बता दूं सीधा सीधा और ये ना बताऊं कि ये क्या होता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसको सिंपल करके समझ लेते हैं। यंग मॉडुलस होता क्या है? बेसिकली अगर मैं कहूं स्ट्रेंथ, ये लिख लो जरा, स्ट्रेंथ ऑफ अ डोर इक्वल लिख के छोड़ दो। मैं आपसे पूछता हूं एक दरवाजा कितना स्ट्रांग है, नीचे मैं लिखता हूं स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर, आगे मैं लिखता हूं स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर। आप मुझे ये बताएं इन सब सेंटेंसेस में से जो थर्ड सेंटेंस है वो डिफरेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 मिलते जुलते सेंटेंस हैं, थर्ड वन इज डिफरेंट। फर्स्ट सेंटेंस आपको बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकेंड सेंटेंस आपको बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थर्ड सेंटेंस आपको बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। समझ आ गई बात? सो डोर इज एन ऑब्जेक्ट, वायर इज एन ऑब्जेक्ट, while copper is, it represents all the objects of copper। अच्छा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को कहते हैं हुक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? तो हुक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन जो मर्जी हो, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ को करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस डोर की स्ट्रेंथ बताओ तो आप उस डोर का हुक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए इस वायर की स्टिफनेस या स्ट्रेंथ बताओ तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? उसका हुक्स कांस्टेंट। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जब चीजों की स्ट्रेंथ देखते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं? हुक्स कांस्टेंट। व्हाट अबाउट मटेरियल्स? फिर हुक्स कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करते, फिर कैलकुलेट करते हैं यंग मॉडुलस। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या है? हुक्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड आल्सो ऑन द डायमेंशंस। अगर हम चीजों की थिकनेस को चेंज करें, लेंथ को चेंज करें तो उनका हुक्स कांस्टेंट चेंज हो जाता है। यंग मॉडुलस चेंज नहीं होता। कॉपर की जितनी चीजें हैं सबका यंग मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा। सो यंग मॉडुलस विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं स्टील और कॉपर में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप डेटा में जाके उनका यंग मॉडुलस देखेंगे। फर्ज करें आपने एक कार डिजाइन करनी है और आप चाहते हैं कार की बॉडी पे डेंट ना पड़े, तो डेंट ना पड़ने के लिए आप जो वेरिएबल ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा? यंग मॉडुलस। सो यंग मॉडुलस आपको ये बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस पे डेंट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और हुक्स कांस्टेंट आपको क्या बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। फर्क समझ आ गया? अच्छा, अब यंग मॉडुलस की इक्वेशन क्या होती है लिखें। पहले तो लेफ्ट साइड पे हुक्स कांस्टेंट की भी लिख लें, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। क्या थी, कुछ याद है? फोर्स ओवर एक्सटेंशन, वी ऑलरेडी डिड दैट। ठीक। सर अब आपने आपने जंग क्या मॉडुलस लिखा का ये बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। यस यस, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि स्टील और आयरन में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो यू नो दैट स्टील ज्यादा स्ट्रांग है। तो स्टील की क्या चीज हाई होगी? स्टील की जो चीज हाई होगी दैट इज यंग मॉडुलस। तो जो इंजीनियर्स होते हैं जब वो कोई एरोप्लेन, व्हीकल, गाड़ी, सबमरीन डिजाइन करते हैं तो हर चीज का क्या देखते हैं? यंग मॉडुलस। सो जब आप मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं फर्ज करें, तो हर चीज का क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है। आयरन का इतना लंबा रॉड होगा, छोटा रॉड होगा, उसका होगा हुक्स कांस्टेंट, लेकिन आयरन का क्या होगा? यंग मॉडुलस। ठीक, स्टील का, आयरन का, कॉपर का, जिंक का, हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट यंग मॉडुलस होगा। अच्छा, अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? लिखें यंग मॉडुलस। तो फर्क समझ आ गया ना? यंग मॉडुलस इज
स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। आई थिंक हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी ऊपर ही पढ़े। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि स्ट्रेस की यूनिट क्या थी। लिखें यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ऊपर से देख के लिख दो। यूनिट ऑफ स्ट्रेस ऊपर से देख के लिख दो ना, मैं यूनिट पूछ रहा हूं, नॉट बेस यूनिट। अच्छा, अगर मैं यूनिट पूछूंगा तो बेस यूनिट नहीं, फिर यूनिट बताएंगे। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पैस्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया स्ट्रेस का यूनिट। ठीक, बेस यूनिट ऑफ स्ट्रेस ऊपर से देख के लिख दो। बेस यूनिट, बेस यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ जी, ऊपर से देख के लिखो क्या था, किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। स्ट्रेन का बेस यूनिट क्या था, लिखो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। कोई चीज डायमेंशनलेस क्या होती है, कब होती है, जब उसके बेस यूनिट्स ना हो। जिस भी चीज का बेस यूनिट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस। डायमेंशंस हम बेस यूनिट्स को कहते हैं। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, ब्रैकेट में लिखो हैज नो बेस यूनिट्स। तो स्ट्रेन के बेस यूनिट नहीं होते, इसलिए हम स्ट्रेन को कहते हैं डायमेंशनलेस। अब मुझे ये बताओ, अगर स्ट्रेन का यूनिट और बेस यूनिट नहीं है तो यंग मॉडुलस का यूनिट और बेस यूनिट स्ट्रेस के यूनिट के साथ सेम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रेन का ना तो है बेस यूनिट और ना है यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो फिर स्ट्रेस का और यंग मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा। समझिए ये बात। अगर डिनोमिनेटर का कोई यूनिट नहीं है तो सब्जेक्ट का यूनिट न्यूमरेटर के यूनिट के साथ सेम हो जाएगा। तो लिखो सिंस स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सिंस स्ट्रेन हैज नो यूनिट, so young modulus, so young modulus has same unit, has same unit as stress। तो यंग मॉडुलस का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का था। बात क्लियर। अच्छा, अब यंग मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, लिखो सिंबल फॉर यंग मॉडुलस, बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। सिंबल फॉर यंग मॉडुलस इज कैपिटल ई। अब कैपिटल ई क्यों होता है, इसकी कोई रीजन नहीं है। मोमेंटम का सिंबल पी था, अब मोमेंटम का पी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है ना, बस पी था। तो इसी तरह यंग मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ई होता है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी समरी लिखो। यहां लिखो क्वांटिटी, जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज। दूसरे कॉलम में लिखो उसका सिंबल, तीसरे रो में लिखो उसका यूनिट, थोड़ा तेज लिखना है, और चौथे में लिखो उसका बेस यूनिट। सबका नहीं, सिर्फ जो अभी हमने पढ़े हैं। होक्स कांस्टेंट का लिख लो, होक्स कांस्टेंट, स्ट्रेन, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस, ये सब यूज होते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग में। जब आप कोई मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो इनको यूज करते हैं, फार्मूले याद करने। अच्छा, अब ये बताएं हुक्स कांस्टेंट का सिंबल क्या था, के। स्ट्रेन का सिंबल क्या था, इप्सिलॉन। स्ट्रेस का सिग्मा, यंग मॉडुलस का ई। गुड हो गया। इन सब के यूनिट्स, के का यूनिट था न्यूटन पर मीटर, इप्सिलॉन का कोई यूनिट नहीं था, सिग्मा का यूनिट था पैस्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस का यूनिट था पैस्कल, और जहां पैस्कल होगा वहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा। अच्छा, अब नीचे आ गए। अब हुक्स कांस्टेंट का बेस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम सेकेंड पावर -2। क्या होगा, किलोग्राम सेकेंड पावर -2। स्ट्रेन का
नो बेस यूनिट। जिसका बेस यूनिट नहीं होता वो डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद हम आ गए स्ट्रेस पे। किसका? नहीं बेटा, न्यूटन पर मीटर होगा, फोर्स ओवर एक्सटेंशन। बेटा हुक्स कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स ओवर एक्सटेंशन। फोर्स का न्यूटन, एक्सटेंशन का मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। अच्छा जी आगे आ जाओ। पैस्कल तो किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। डन विद दैट। अब आगे चलते हैं। हो गया यहां तक? अब हम आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं उन पे। नंबर हम कर चुके हैं 12 तक। अब नंबर 13 लिखें जल्दी से। नंबर 13 पे आप लिखें चार्ज। चार्ज एसआई बेस यूनिट नहीं होता। चार्ज की डेफिनेशन ओ लेवल में क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। तो चार्ज का यूनिट आई थिंक आपको याद होगा। हाँ जी, कूलम था और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम कैपिटल सी, सिंबल इज कैपिटल सी, लिख दो। चार्ज का बेस यूनिट, चार्ज का बेस यूनिट, बेस यूनिट होता है कि बेसिक यूनिट्स में लिखो तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्या एम्पेयर बेस यूनिट्स में था या नहीं था? लिस्ट में जाके देखो जरा। था तो एम्पेयर और ये सेकंड। अच्छा बेस यूनिट 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार जल्दी से बताओ? 6 बेस यूनिट जल्दी जल्दी बताओ। किलोग्राम, उसके बाद सेकंड, लिस्ट करो लिस्ट करो जल्दी से। किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल। 6 हो गए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5। अभी एक रहता है, कौन सा मिस किया है? नहीं, किलोग्राम तो ले चुके हैं। मीटर। मीटर। ये 6 है बेस यूनिट। जब भी कहें बेस यूनिट्स लिखो ये 6 में लिखना होता है। अच्छा बेस यूनिट इसका हो गया एम्पेयर सेकंड। डन। नंबर 14 लिखो जल्दी से बेटा। नंबर 14, नंबर 14 पे लिखो वोल्टेज। वोल्टेज के और जितने नाम है वो भी बताओ, या आसान जबान में जितनी चीजों का यूनिट वोल्ट होता है वो सारी चीजें बताओ। वोल्टेज, हाँ हाँ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ना। वोल्ट के जितने नाम हो सकते हैं वो सारे यहां पे लिख दो। सो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनमें से कोई भी। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ओ लेवल में आपने वोल्टेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, तो मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि इट वाज वर्क ओवर चार्ज। याद है ना? वर्क डन ओवर चार्ज मूव्ड। सो बेसिकली वोल्टेज होती है कि कितना वर्क होगा जब चार्ज मूव करेगा एक सर्टेन डिवाइस में से। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसका यूनिट होना चाहिए ज्यूल्स पर कूलम। क्या ख्याल है? और उसी ज्यूल्स पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ज्यूल्स पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। तो वोल्ट बेस यूनिट में होगा, लिखो वोल्ट। वोल्ट इज जूल पर कूलम, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पेयर -1 इन बेस यूनिट्स। ये मैंने किसका बेस यूनिट लिखा है? वोल्ट का। लिख दिया। अब डेरिवेशन। अगर आपसे कहा जाए शो दैट, ये नीचे लिख दो, शो दैट बेस यूनिट, show that base unit of voltage is kilogram meter square second -3 और एम्पेयर -1। ये हमने शो करना है। किसी भी यूनिट को शो करने के लिए हमें कोई इक्वेशन चाहिए। तो वोल्टेज की क्या इक्वेशन है? किलोग्राम एम्पेयर -1। तो लिखें जी वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। और वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा अगर आपको वर्क और चार्ज का बेस यूनिट आता है तो सीधा पुट कर दो, नहीं आता तो ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करना बेहतर होता है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, चार्ज इज करंट इनटू
टाइम। फोर्स का बेस यूनिट पुट कर सकते हैं। फोर्स का क्या था बेस यूनिट? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्टेंस का मीटर, ये मैंने डिस्टेंस का पुट कर दिया। सो फोर्स का हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। करंट का बताओ? एम्पियर। और टाइम का? सेकंड। अब इसको सिंप्लीफाई करो। किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 मीटर पावर 1। नीचे वाला एम्पियर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नीचे वाला एम्पियर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एम्पियर पावर -1। नीचे वाला सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड पावर -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। किलोग्राम एक बार है तो क्या रहेगा? किलोग्राम। मीटर कितने बार है? 2 बार। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। मीटर 1 + 1। सेकंड कितने बार है? 2 बार ना। सेकंड पावर -1 तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। ये किसका हो गया? कुछ गड़बड़ की है मैंने। हाँ हाँ। अच्छा, किलोग्राम तो किलोग्राम हो गया ना। मीटर पावर 1 + 1, सेकंड पावर -2, और दूसरे पे कितना है? -1। एम्पेयर पावर -1। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पेयर -1। आगे समझ? ये किसका हो गया? वोल्टेज का बेस यूनिट। कॉपी। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप करके देंगे, बल्कि एक काम करें, नंबर 15 लिखें। नंबर 15 पे लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है ना ओ लेवल में बच्चों? रेजिस्टेंस ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना? रेजिस्टेंस आखिरी होगा। इसके लिए आपने एक डेरिवेशन करके देनी है। लिखो शो दैट बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -2। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। आपने प्रूव करना है कि रेजिस्टेंस का बेस यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -2। हो गया? वोल्टेज का डायरेक्टली पुट किया है। हाँ, दैट विल वर्क। अच्छा, आप यूं करें, 2 कॉलम बना लें। 2 मेथड से हो सकता है। इधर लिखें बेस यूनिट ऑफ पावर। क्या लिखना है? बेस यूनिट। ये पावर से भी हो सकता था। बेस यूनिट ऑफ पावर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। इस तरफ लिखते हैं बेस यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज से भी हो सकता है, पावर से भी हो सकता है। बेस यूनिट ऑफ वोल्टेज। बेटा, वोल्टेज का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -1। अच्छा, अब अगर तो हम करते हैं पावर वाले से। देखें, P = I² कैपिटल R। और अगर हम करते हैं वोल्टेज वाले से, तो R = V/I। R = V/I। अगर V का हम यूनिट पुट करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -1। और करंट क्या है? एम्पियर। तो 2 स्टेप्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -1, एम्पियर -1। तो एम्पियर क्या हो गया फिर? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -2। और अगर पावर वाले से करेंगे, आर को हम पावर ओवर करंट स्क्वायर लिख सकते हैं। पी क्या होता है? I²R ना। तो आर क्या हो जाएगा? P/I²। आती है समझ? ठीक है। तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर क्या था? कुछ भी नहीं था। ये पावर का ओवर एम्पियर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -2। पावर तक, रेजिस्टेंस तक हमने कर लिया। कल ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक? सॉरी, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक बेस यूनिट कल हम खत्म करेंगे।